हे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं 10वीं कक्षा का सोशल साइंस का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें है पूरे नए पैटर्न पर आधारित 1 से लेकर 80 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप भी सर मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी को देखना बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखने से पहले चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीडियो को बारी बारी से देख सके। तो हे दोस्तों, पहला सवाल कहता है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा, ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि है ना, ये रूस और जर्मनी 2 देशों के बीच में हुई थी। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ से एक और सवाल आपके एग्जाम पेपर में पूछा जाता है कि रूस और जर्मनी के बीच में होने वाला संधि किस नाम से जाना जाता है। तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब ब्रेस्ट लिटोवस्क हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच में होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मार्च 1946 ईस्वी की बात है जब फ्रांस एवं वियतनाम के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसे हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। यदि आप चारों ऑप्शन में देखेंगे, हनोई समझौता कहीं नहीं दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 कहता है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा, सन 1929 ईस्वी की बात है जब लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा ही रखा गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। अगला सवाल है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। काफ़ी सिंपल सवाल है, उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर जरूर मालूम होगा। और एक बात और, यदि आपको जितना भी क्वेश्चन पहले से याद है ना, कमेंट बॉक्स में जाकर आप उसका आंसर लिखते रहिएगा और वीडियो के लास्ट में ये बताइएगा कि 80 नंबर क्वेश्चनों में से आपको कितने क्वेश्चन जो है वो पहले से याद थे। तो यहाँ पे बारदौली आंदोलन क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बारदौली एक किसान आंदोलन था जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 कहता है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा, सन 1881 ईस्वी की बात है जब भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट को पारित किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। पूंजीपति वर्गों के द्वारा श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग, ये तीनों वर्गों का शोषण किया गया था। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी वर्ग। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। दोस्तों आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी क्रांति हुई थी ना, इसे ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, सन 1990 ईस्वी की बात है जब भूमंडलीकरण की शुरुआत हो गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब 1990 हो जाएगा। कई बार मैट्रिक एग्जाम पेपर में 1990, 1960, 1980, 1970 नहीं दिया जाता है, तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 90 के दशक हो जाएगा, क्योंकि 90 के दशक यानी 1990 ईस्वी में ही भूमंडलीकरण की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद में अगला सवाल है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किए थे। दोस्तों याद रखिएगा, गुटेनबर्ग जो जर्मनी का रहने वाला था, जिनके माध्यम से छापाखाना मशीन का आविष्कार किया गया था, और इनके माध्यम से जो सबसे पहला पुस्तक छापा गया था ना, उसी का नाम है बाइबिल। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा।
एक और सवाल आपके मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। और गुटेनबर्ग के द्वारा सर्वप्रथम कौन से पुस्तक की छपाई किया गया था, तो बाइबिल नामक पुस्तक की छपाई किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पे हुई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, विश्व में सबसे पहले चीन एक ऐसा देश है जहाँ पे कागजी मुद्रा का प्रचलन भी हुआ था। कागज़ का आविष्कार भी सबसे पहले चीन में हुआ था। और वहीं पे कागजी मुद्रा का प्रचलन यानी कागजी मुद्रा सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुआ कागजी मुद्रा का प्रचलन, तो चीन से शुरुआत हुआ था। अगला सवाल है कि मेढक की प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा होता है। दोस्तों याद रखिएगा, एंड्रीन एक ऐसा रसायन है जिसके माध्यम से मेढक के प्रजनन दर को बाधा पहुंचाया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, एंड्रीन हार्मोन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 12 कहता है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है। दोस्तों याद रखिएगा, बिहार में बहुत ही ज़्यादा जलों का दोहन हो रहा है, जिस कारण भूमिगत जलों में आर्सेनिक एक ऐसा तत्व है जिसका संकेंद्रण जो है वो बढ़ गया है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, आर्सेनिक। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 13 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन 13 कहता है कि संविधान की धाराओं का संबंध किससे है। तो दोस्तों संविधान की जो धाराओं का संबंध है ना, ये वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन 14 कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वनों का फैलाव है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बिहार में मात्र 7% ऐसे भौगोलिक क्षेत्र हैं जहाँ पे वन का फैलाव है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 7%। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 15 कहता है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस प्रकार के खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों जान ही लीजिए कि एल्युमिनियम के 3 अयस्क होते हैं, एक होता है बॉक्साइट अयस्क, कोरंडम अयस्क और एक होता है क्रायोलाइट अयस्क। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए जो अयस्क का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना, वो बॉक्साइट अयस्क होता है। और एल्युमिनियम के 3 अयस्क होते हैं, पहला होते हैं कोरंडम, क्रायोलाइट और बॉक्साइट। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। क्वेश्चन 16 कहता है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सौर ऊर्जा के विकास के लिए काफ़ी ही सर्वाधिक मात्रा में संभावनाएं हैं। उसके बाद में अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो दोस्तों जान ही चाहिए कि चीनी उद्योग नहीं बल्कि खिलौना उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो छोटे पैमाने का उद्योग माना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं अगला सवाल क्वेश्चन 18 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 18 कहता है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। तो यहाँ पे देश में कुल 5 ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं जो विकसित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब 5 होगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, यानी रेल का जो मार्ग है वो बिहार की जो सीमा है उसमें कितना किलोमीटर तक पड़ता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब 6283 किलोमीटर हो जाएगा, यानी बिहार की सीमा में रेल मार्ग की जो कुल लंबाई है वो 6283 किलोमीटर है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 21 को देखिए। क्वेश्चन 21 कहता है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किसके बीच में होता है। तो जब भी हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं ना, तो हमारा जो कहने का मतलब होता है वो होता है समाज द्वारा स्त्रियों एवं पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत सारे किताब में आप देखेंगे तो दिया गया स्त्रियों एवं पुरुषों के बीच जैविक अंतर, तो ये क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। उसके बाद में अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि भारतीय संविधान के बारे में
इनमें से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों चारों ऑप्शन को देखिएगा, चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि और यहाँ पे जो 3 कथन है ना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत का संविधान किसी भी धर्म को एक राजकीय धर्म नहीं बताता है, किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी से मना नहीं करता है, और महिलाओं को मतदान करने का भाव ये भी गलत है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के संविधान में कौन सा बात सही है, तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव को माना करता है। उसके बाद में अगला सवाल करता है सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि दोस्तों सत्ता में साझेदारी इसलिए सही है ताकि देश की एकता को कमज़ोर ना हो सके। तो देश की एकता को कमज़ोर करता है कौन, तो सत्ता में साझेदारी, क्योंकि देश की एकता को कमज़ोर करती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा, यह विविधता को अपने ओर समेट लेती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 के देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थी अपने भारतवर्ष का। तो उसी समय पूरे देश भर में आपातकाल लागू किया गया था 1975 ईस्वी में। तो सवाल इस प्रकार से ही पूछे जा सकते हैं कि भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, तो वर्ष 1975 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। और देश में 1975 में क्या चीज़ लागू किया गया था, तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट यानी आपातकाल को लागू किया गया था। अगला सवाल क्वेश्चन 25 को देखिए। क्वेश्चन 25 कहता है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों याद रखिएगा, बिहार में डॉक्टर जयप्रकाश नारायण जो एक किसान यूनियन के नेता थे, महेंद्र टिकैत के यहाँ पे ताल्लुक़ रखते हैं। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 26 कहता है नर्मदा घाटी नदी घाटी परियोजना राज्य से संबंधित है। दोस्तों नर्मदा नदी घाटी परियोजना जो है ना ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 27 को देखिए कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, और ऑप्शन डी में दिया गया है राजनीतिक दल को। तो दोस्तों याद रखिएगा, राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। दोस्तों याद रखिएगा, दल बदल जो कानून है ना, दल बदल कानून क्या है, तो दोस्तों दल बदल कानून में किसी विधायक या सांसद एक निश्चित दल को छोड़कर किसी अन्य दल की सदस्यता को ग्रहण करता है तो उसे ही दल बदल कहते हैं। इस कानून को पास करने का मेन मकसद ये था कि किसी भी राजनीतिक दल का सांसद हो या विधायक यदि अपने दल को छोड़कर किसी अन्य दल की सदस्यता ग्रहण करता है ना तो उसकी सदस्यता को खारिज कर दी जाएगी यानी रद्द कर दी जाएगी। तो ये जो कानून है ये सांसद एवं विधायकों पर लागू किया जाता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। बोला गया है जनता दल यूनाइटेड, जिसे हम लोग शॉर्टकट में JDU के नाम से जानते हैं, जिसके संपादक अभी माननीय नीतीश कुमार जी हैं। तो दोस्तों जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन है ना ये सन 1999 ईस्वी में किया गया था। और सन 1999 ईस्वी की बात है जब कारगिल का भी युद्ध चल रहा था। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड का गठन जो है 1999 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 30 को देखिए। क्वेश्चन 30 कहता है कि निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। आसान भाषा में कहे तो पूछा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में किसे सम्मिलित किया जाता है, तो कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 31 को देखिए कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। काफ़ी सिंपल सवाल है। अब जाहिर सी बात है जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा ना उस देश विकसित देश कहलाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, विकसित देश। उसके बाद में अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। दोस्तों याद रखिएगा, बिहार का जो महानगर कहा जाता है वो पटना है और पटना की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। वहीं पे शिवहर की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। भारत के अगर राज्यों में पूछा जाएगा तो भारत का गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जो प्रति व्यक्ति आय जो है ना ये काफ़ी ही ज़्यादा है।
उसके बाद में अगला सवाल है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी में दिया गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और ऑप्शन डी में दिया गया है पंजाब नेशनल बैंक। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना सन 1935 ईस्वी में की गई थी। और मैट्रिक के एग्जाम पेपर में अगर सवाल पूछा जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, तो आप आसानी तरीके से बता सकते हैं कि सन 1935 ईस्वी में। और सन 1935 ईस्वी में किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और भारत का केंद्रीय बैंक किसे माना जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को माना जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब कर लिया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, पहला ऑप्शन में दिया गया 1966, 1980, 1969, 1975। तो दोस्तों क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सन 1969 ईस्वी की बात है जब भारत में सबसे पहले राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था तमाम व्यावसायिक बैंकों का। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 1969। उसके बाद में अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 35 का रहा है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या होते हैं, यानी वह कौन कौन ऐसे स्रोत है जिसके माध्यम से हमें ऊर्जा मिलती है। पहला ऑप्शन में दे रहा है कोयला, तो कोयला से भी ऊर्जा मिलती है। पेट्रोलियम से भी मिलती है। विद्युत, तो विद्युत से तो ऑलरेडी मिलता ही है। तो इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चूँकि ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला पेट्रोलियम के साथ साथ यहाँ पे विद्युत भी है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनी हमें बताना है। पहला है फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनी होते कौन से हैं। तो दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो अपने इकाई एक ही नहीं बल्कि अनेकों देशों में लगाते हैं, यानी वैसी कंपनी जो एक देश में नहीं बल्कि अनेक देशों में अपना व्यापार करती है। ऐसे तमाम कंपनी को हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। फोर्ड मोटर्स को देखिएगा ना, तो ये भी एक नहीं बल्कि अनेक देशों में अपना व्यापार करती है। सैमसंग भी अपने अनेक देशों में व्यापार करती है। कोका कोला भी अपने भारत में नहीं बल्कि अनेक देशों में व्यापार करती है। अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होने वाला है, इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 37 कहता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन कहता है 17 मार्च को, 15 मार्च को, 19 अप्रैल को और ऑप्शन डी में दिया गया है 22 अप्रैल को। दोस्तों याद रखिएगा, उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ना, ये प्रत्येक 15 मार्च को मनाया जाता है। और 15 मार्च 1986 ईस्वी की बात है जब भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कर दी गई थी। तो दोनों क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सन 1986 ईस्वी में। और उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 38 को देखिए कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता अपना शिकायत कहाँ पे करेगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य है वो 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से यदि कम रहेगा ना, तो उपभोक्ता उसका शिकायत राज्य आयोग में करेगा। अगर इससे भी कम रहता, 20 लाख से कम रहता, तो जिला फोरम में हो जाता। और यहाँ पे 1 करोड़ से अधिक रहता तो राष्ट्रीय आयोग हो जाता। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए। दोस्तों 39 कहता है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। पहला ऑप्शन कहता है समुद्र में भूकंप आना, द्वीप पर भूकंप आना, सी में दिया गया स्थलीय रेखा क्षेत्र पे भूकंप आना और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, सुनामी का जो मेन कारण होता है ना, तो समुद्र में भूकंप आना। समुद्र में जो भूकंप आता है उसे ही हम लोग सुनामी कहते हैं। और स्थलीय क्षेत्र पे जो भूकंप आता है उसमें अगर कंपन होता है तो उसे हम लोग भूकंप कहते हैं। तो सुनामी का मुख्य कारण समुद्र में भूकंप आना हो जाएगा। समुद्र कहाँ पे आता है, सुनामी कहाँ आता है? तो समुद्र में आता है। फिर बोला जाता है कि सुनामी का माप किसके द्वारा किया जाता है? तो सुनामीटर के द्वारा किया जाता है। और अब तक का भारतवर्ष में सबसे भयंकर सुनामी कब और कहाँ पे आया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, 24 दिसंबर 1904 ईस्वी की बात है, यानी दिसंबर 2004 में बंगाल की खाड़ी में सबसे भयंकर सुनामी आया था।
अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन देता है कि भूकंप केंद्र कहते हैं, आदि केंद्र कहते हैं, उसके बाद में दिया गया केंद्र कहते हैं, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को आदि केंद्र कहा जाता है। आज यहाँ पे सबसे पहले भूकंप के झटके मालूम पड़ते हैं उसे हम लोग भूकंप केंद्र कहते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 41 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन 41 कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। उम्मीद है आप तमाम छात्रों को मालूम होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है ना, ये मयूर है, जिसे हम लोग मोर कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हालांकि दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। इस मॉडल में पेपर में है पूरे 1 से लेकर 80 तक का हमारे द्वारा बनाए गए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का महासीरीज, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। आप चाहते हैं मैट्रिक एग्जाम पेपर तक आते आते बहुत सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का गेसिंग क्वेश्चन का PDF हमारे द्वारा बनाया गया है, उन सभी वीडियो को देखना। तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करके दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि वो भी आपको हमारे वीडियो से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा सके और मैट्रिक एग्जाम में आप अच्छे खासे नंबर से पास हो सके। तो हमारे द्वारा बनाए गए तमाम PDF को यदि लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ इन मैजिक टिप्स का ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है। उस मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करके PDF वाले सेक्शन में जाके PDF को ले सकते हैं, या questionforexam.com वेबसाइट पे जाके भी PDF को ले सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और व्हाट्सएप का ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर जाके आप अच्छी खासी तैयारी भी कर सकते हैं। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को चेक कीजिए। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप तमाम छात्रों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।